नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों आज हमारा अध्याय नंबर 16 यानी चैप्टर नंबर 16 प्रमुख मृतभांड परंपराएं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 प्रमुख मृतभांड परंपराएं, जिसमें आज हम लोग टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे। चलिए, प्रायः समस्त ताम्रपाषाणिक एवं ऐतिहासिक काल के पूर्व तक की संस्कृतियों की पहचान मृतभांडों के आधार पर ही होती है। एक प्रकार से मृतभांड ही इनके नैदानिक लक्षण हैं। प्रारंभ में मृतभांडों का महत्व नहीं समझा जाता था तथा उत्खनन के दौरान जो टुकड़े प्राप्त होते थे उन्हें तुच्छ तुच्छ समझकर फेंक दिया जाता था। ठीक है, मतलब बेकार समझकर फेंक दिया जाता था। आगे, सर्वप्रथम फिलिंडर्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिलिंडर्स पेट्री सर्वप्रथम फिलिंडर्स पेट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने मिस्र में उत्खनन के दौरान प्राप्त मृतभांडों के महत्व का आकलन करते हुए बताया कि प्रत्येक युग में विशेष प्रकार के मृतभांड बनाए जाते हैं। आगे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बनाए जाते हैं। उनका प्रकार लंबे समय तक बना रहता है, जिनका अध्ययन करके हम काल विशेष की संस्कृति संबंधी कुछ बातें जान सकते हैं। पेट्री के निष्कर्ष के पश्चात पुराविदों ने मृतभांडों का महत्व समझा तथा अब इसे पुरातत्व की वर्णमाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जिस प्रकार वर्णमाला के ज्ञान से ही हम तत्व संबंधी साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार विभिन्न कालों एवं कौशल तकनीक से निर्मित मृतभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं, मतलब उजागर कर सकते हैं, आगे दिखा सकते हैं। आगे, इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृतभांड भी एक उपयोगी स्रोत है। इनके आधार पर कुछ ऐसी गुण पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से नहीं ज्ञात हो पाते। इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में भी सहायता मिलती है। अतः मृतभांड प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। विश्व के विभिन्न देशों के समान भारत में भी पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप विविध प्रकार के मृतभांड प्रकाश में आए हैं। प्रमुख भांड परंपराओं का विवरण इस प्रकार से है। पहला है गैरिक मृतभांड, ठीक है, ऑर्चरी कलर्ड पोट्री। चलिए आइए इसे देख लेते हैं, गैरिक मृतभांड को। गैरिक अथवा गेरुए रंग के मृतभांड एक विशेष प्रकार के हैं जो अधिकांशतः गंगा घाटी क्षेत्र से मिलते हैं। ये अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। छूने पर इनका रंग अंगुलियों में लग जाता है तथा ये चूर चूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें पूर्ण रूप से पकाया नहीं गया है। संकालिया का विचार है कि जिन स्थलों से ये भांड मिले हैं वे काफ़ी समय तक पानी में डूबे रहे होंगे, जिससे उनमें नमी आ गई तथा भांड अत्यंत कमज़ोर एवं भुरभुरे करें, क्षमा करिएगा, भुरझुरे हो गए, मतलब एकदम कमज़ोर हो गए, ताकि छूने से भी वो टूट जाए। ठीक है, इस प्रकार से। आगे, किंतु बीबी लाल इससे असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि बर्तनों की दुर्बलता एवं भंगुरता उनके लंबे समय तक खुले पड़े रहने एवं ऋतु परिवर्तन के कारण है। गैरिक मृतभांडों की खोज सर्वप्रथम पुराविद बीबी लाल ने 1949 ईस्वी में बिशौली यानी बदायूं तथा राजपुर परशु, ठीक है, क्षमा करिएगा, राजपुर परशु यानी बिजनौर के पुरास्थलों की खुदाई के दौरान किया। इन स्थलों से उन्हें गेरुए रंग के मृतभांड खंड प्राप्त हुए। इनके रंग के आधार पर ही इनका नामकरण गैरिक किया गया। पुरातत्व में इनका नाम OCP यानी ऑकर कलर्ड पोट्री सर्वप्रचलित है।
गैरिक मृत भांडों का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान आदि में मिलता है। इससे संबंधित प्रमुख स्थल हैं हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, बड़गांव तथा बहदराबाद जिसे जिला हरिद्वार में है, बहदराबाद, अम्बाखेड़ी जो कि सहारनपुर में जिला है, ठीक है, अतरंजी खेड़ा जो कि ईटा में है, सैपई दोस्तों इटावा में, लाल किला जो है बुलंदशहर, ठीक है, श्रृंगवेरपुर जो कि इलाहाबाद में है, अईछत्र बरेली में। ठीक, आगे देखते हैं। काटपलान जालंधर पंजाब में, नोह दोस्तों भरतपुर राजस्थान आदि में है। ठीक है, इस प्रकार गैरिक पात्र परंपरा उत्तर के बहदराबाद से लेकर दक्षिण पश्चिम में नोह तक तथा पूर्व में अहिछत्र से पश्चिम में काटपलान तक विस्तृत थी। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, श्रृंगवेरपुर तथा नोह की खुदाई में ये पात्र सबसे नीचे के स्तर में मिलते हैं। गैरिक मृत भांडों में कई प्रकार के पात्र मिले हैं। इनमें साधार तस्तरी एवं घड़े, बेसिन, कटोरे, ढक्कन, बड़ी आकार की नादें, भंडारण पात्र, छोटे एवं सामान्य आकार के बर्तन आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रारंभिक पात्रों पर कोई अलंकरण या चित्रण नहीं मिलता, किंतु अतरंजी खेड़ा एवं लाल किला से प्राप्त बर्तनों के टुकड़ों की लाल सतह पर काले रंग के चित्रण किया गया है। लाल किला से मिले एक बर्तन पर कुब्बड़दार वृषभ का चित्रण है। कुछ बर्तनों के टुकड़ों पर विविध आकार प्रकार की रेखाओं, पत्तियों आदि से चित्रकारियां की गई हैं। गैरिक मृत भांड के निर्माता कौन थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। बीबी लाल इन भांडों को ताम्र निधियों के समकालीन मानते हुए इसके निर्माताओं को गंगा घाटी का आदि निवासी मानते हैं। उनके अनुसार गांगेय क्षेत्र में आर्यों के प्रवेश के पहले शवर, निषाद, मुंडा आदि आदिम जातियां निवास करती थीं। इन्हें ही गैरिक भांडों का निर्माता कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राजपुर, परशु, बहदराबाद, सैपई आदि स्थलों से गैरिक भांड ताम्र निधियों के साथ मिलते हैं, जिससे दोनों की समकालीनता सिद्ध होती है। सैपई से गैरिक भांडों के साथ ताम्र निर्मित एक मत्स्य भाला भी मिलता है। इसके विपरीत कुछ विद्वान इन्हें प्राग हड़प्पा तथा कुछ परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की कृतियां मानते हैं। आगे देख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। कृतियां मानते हैं। उल्लेखनीय है कि अम्बाखेड़ी तथा बहदराबाद से प्राप्त कतिपय गैरिक मृतभांड प्राग हड़प्पा कालीन मृतभांडों जैसे हैं। एक भांड पर कुब्बड़दार वृषभ का अंकन है, जो हड़प्पा वासियों का पवित्र पशु था। अम्बाखेड़ी से मिट्टी के बने कुब्बड़दार वृषभ, गाड़ी के पहिए तथा मृतपिंड भी मिलते हैं, जो हड़प्पा जैसे हैं। इन समानताओं को देखते हुए यज्ञदत्त शर्मा, कृष्णदेव जैसे विद्वानों का विचार है कि गैरिक भांड उन लोगों की कृतियां हो सकती हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतनोपरांत उस क्षेत्र में बसे थे। वे इस क्षेत्र के स्थायी निवासी थे, ना कि भ्रमणशील या घुमक्कड़ जैसा कि बीबी लाल प्रस्तावित करते हैं। आरसी गौड़ इन मृत भांडों को 3 श्रेणियों में रखते हैं। पहला अतरंजी खेड़ा, सैपई, लाल किला, नोह से प्राप्त विशुद्ध गैरिक मृत भांड। दूसरा बहदराबाद, अम्बा खेड़ी आदि से प्राप्त वे मृत भांड जिन पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। और तीसरा आलमगीरपुर एवं बड़गांव से प्राप्त मृत भांड जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के भांडों से प्रभावित है। ठीक है, इस प्रकार गैरिक मृत भांड के निर्माताओं का प्रश्न असंदिग्ध रूप से हल नहीं किया जा सकता। जहाँ तक गैरिक मृत भांडों के तिथि क्रम का प्रश्न है, इस विषय में हमारा ज्ञान अनुमान परक ही है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, हस्तिनापुर, नोह, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, श्रृंगवेरपुर आदि पुरास्थलों की खुदाई में सबसे निचले स्तर से ये मृतभांड प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर के उत्खननकर्ता बीबी लाल के अनुसार इनका काल ईसा पूर्व 1200 के पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। अधिकांश पुराविद इन मृतभांडों का समय ईसा पूर्व 1300 से 1200 निर्धारित करने के पक्ष
पक्ष में हैं। ठीक है, गैरिक मृत भांड हो गया दोस्तों। अब हम लोग चित्रित धूसर मृत भांड पढ़ेंगे, पेंटेड ग्रे वेयर। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस पात्र परंपरा के बर्तन प्रधानतः धूसर अथवा स्लेटी रंग के हैं, यानी ग्रे रंग के हैं, जिन पर काले रंग में चित्रण किया गया है। कहीं कहीं काले अथवा चॉकलेट रंग के बर्तन भी मिलते हैं। चित्रित धूसर मृत भांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम अहिच्छत्र के टीले की खुदाई के दौरान 1940 से 1944 ईस्वी में हुई, लेकिन उस समय इसके महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात ये मृत भांड अन्य स्थलों से भी प्राप्त हो गए। उत्खनन तथा अनुसंधान के फलस्वरूप सतलज तथा उच्च गंगा घाटी में अब तक लगभग 700 चित्रित धूसर मृत भांड स्थलों की गणना हो चुकी है। इस पात्र परंपरा का संबंध लोहे से है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से इस पात्र परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारंभ में इस काल मतलब 1500 से 600 की बात हो रही है, 1500 से 600 की बात को अंध युग माना जाता था, जिसकी संस्कृति के ज्ञान के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। दोस्तों ये ईस्वी में नहीं था 1500 से 600, आप लोग डाउट में मत रहिएगा, ये ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, आगे हालांकि बुक में दिया नहीं है इसमें ईसा पूर्व, लेकिन ईसा पूर्व ही होगा, ये आप लोग कंफर्म मान लीजिए। आगे साक्ष्य नहीं था आगे, किंतु चित्रित धूसर भांडों की प्राप्ति ने इस व्यवधान को समाप्त कर दिया। रोपड़ तथा आलमगीरपुर में ये भांड हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति के संदर्भ तथा उत्तरी काले ओपदार परंपरा NBP के पूर्ववर्ती संस्कृति के साथ मिले हैं। हस्तिनापुर में यह गैरिक मृत भांड स्तर के ऊपरी तथा NBP स्तर के निचले स्तरों से मिलता है। नोह तथा अतरंजी खेड़ा में सबसे नीचे गैरिक भांड, उसके ऊपर कृष्ण लोहित भांड तथा उसके ऊपरी स्तर से चित्रित धूसर भांड प्राप्त होते हैं। हरियाणा में दधेरी तथा भगवानपुरा से हड़प्पा सभ्यता के अंतिम स्तर से ये भांड मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतिम तथा चित्रित धूसर भांड की प्रारंभिक संस्कृतियों में समकालीनता थी। मथुरा, श्रावस्ती आदि कतिपय पुरास्थलों पर प्राप्त चित्रित धूसर एवं उत्तरी काले ओपदार भांडों के आधार पर दोनों में तारतम्यता सिद्ध होती है। भगवानपुरा तथा कुछ अन्य स्थलों पर जगपति जोशी द्वारा कराई गई खुदाइयों से सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के तत्काल बाद चित्रित धूसर संस्कृति का प्रारंभ हुआ। अब यह संभावना प्रबल हुई कि हड़प्पा संस्कृति ईसा पूर्व 1500 के बाद भी बनी रही। इस प्रकार चित्रित धूसर मृत भांडों की प्राप्ति ने ईसा पूर्व 1500 से 600 के बीच के सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया गया। आगे चित्रित धूसर परंपरा के बर्तन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों तथा गंगा की ऊपरी घाटी में विशेष रूप से मिलते हैं। उत्तर में मांडा, जम्मू क्षेत्र में है मांडा, ठीक है। मांडा से दक्षिण में उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश तक ये पाए जाते हैं। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लखियो पीर तथा नेपाल के तिलौरा कोट तक इनका विस्तार दिखाई देता है। इन पात्रों के कुछ ठीकरे कौशाम्बी, वैशाली, सोहगौरा आदि से भी मिलते हैं, किंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में इनकी कम संख्या तथा घटिया बनावट को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले इनका प्रचलन उत्तर पश्चिम की ओर ही हुआ तथा पूर्व तथा दक्षिण की ओर ये बाद में लाए गए। यमुना, गंगा, दोआब इनका मुख्य क्षेत्र था, लेकिन पश्चिम में बीकानेर तथा दक्षिण में उज्जैन तक ये पात्र पाए जाते हैं। पंजाब में रोपड़, दधेरी, संघोल आदि, हरियाणा में भगवानपुर, दौलतपुर, राजा कर्ण का किला आदि, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, राजस्थान में नोह, जोधपुरा, गिलुंद आदि, मध्य प्रदेश में उज्जैन, कायथा आदि, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हस्तिनापुर,
ठीक है। अचित्र, थापली, जलालपुर हुशाल, सॉरी क्षमा करिएगा दोस्तों, जलालपुर, हुलास, जखेड़ा, मथुरा, शोक शोक शोहगोरा आदि तथा बिहार में वैशाली इस भांड के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्पीड पढ़ने से क्या होता है ना कि कभी कभी आता हुआ शब्द भी क्या होता है कि बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो मिस्टेक होता है वो वहीं पे मैं सुधार करूं। ठीक है, आगे आप लोग समझदार हैं, वीडियो को सुन रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को नज़र भी देख कर भी पढ़िए। ठीक है, बाय द वे अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग को ये तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आप लोग का भी फोकस वहाँ बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक याद करने के लिए दोस्तों एक सोच लीजिए एक टर्निंग पॉइंट भी आप लोगों के लिए रहेगा कि हाँ यहाँ गलत था, माइंड में ये चीज़ हमेशा चलता रहेगा। चलिए आगे, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्राप्ति स्थल था आगे, चित्रित धूसर मात्र अत्यंत पतली गड़न वाले हैं। इन्हें इतने उच्च ताप 800 डिग्री सेल्सियस पर आवे में पकाया गया है। ठीक है, आजकल का ओवन मान लीजिए, आवे में पकाया गया है कि इनका रंग धूसर हो गया है। ठीक है, इनका रंग कैसा हो गया है, पकाने पे ज़्यादा पका दिए हैं इसके कारण ये धूसर हो गया है। ठीक है, आगे गाढ़े काले रंग से कुछ अलंकरण किया गया है, मतलब उस पर चित्रित किया गया है, चित्र बना पेंटिंग किया गया है। आगे इनकी मिट्टी अत्यंत चिकनी है जिससे भली भांति गूथा गया है। अधिकांशतः पात्रों का निर्माण चाक पर किया गया है, किंतु कुछ हस्त निर्मित पात्र भी पाए जाते हैं। चित्रित धूसर पात्रों में थाली तथा कटोरे प्रकार के बर्तन प्रमुख रूप से मिलते हैं। कुछ विशेष प्रकार के पात्र विशेष स्थलों से मिलते हैं। इनमें रोपड़ से लोटा, सरदारगढ़ से टोटीदार पात्र, हस्तिनापुर से नाद, अल्लाहपुर से रीम आधार का पात्र, अतरंजी खेड़ा, नौ तथा अहिछत्र से कलश एवं शोक से प्राप्त घड़ा का उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर एक जगह यहाँ पे देखिए गलती लिखा था। ठीक है, एक बार आप लोग यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। आप लोग अहिछत्री हम हालांकि पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए आप लोग अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लाइन देखिए अछित्र लिखा है जबकि अहिछत्र होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उल्लेख किया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग हैं, कलश एवं शोक से प्राप्त घड़ा का उल्लेख किया जा सकता है। आगे इन बर्तनों में थालियों तथा कटोरों की संख्या ही अधिक है जिनका प्रयोग उस काल में के उच्च वर्ग के लोग भोजन अथवा धार्मिक अनुष्ठानों में किया करते थे। इनकी चित्रण तकनीक भी उच्च कोटि की है। कुछ पात्रों पर काले रंग से स्वास्तिक तथा सर्पिल जैसे आकार बनाए गए हैं। आगे लेकिन इनकी संख्या कम है। लाल काले लाल सादे धूसर काले पूते भांड इनसे संबंध है। आगे चित्रित धूसर संस्कृति के लोग नरकुल तथा गारे से घर बनाते थे। गेहूं, जौ तथा चावल उनके मुख्य खाद्यान्न थे। अतरंजी खेड़ा के प्रथम स्तर से इनके अवशेष मिलते हैं। पालतू पशुओं में भेड़, भैंस, सूअर, हिरन आदि हैं। हस्तिनापुर से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, जिससे सूचित होता है कि इस भारवाहक पशु से चित्रित धूसर संस्कृति के लोगों का परिचय था। भगवानपुरा, दधेरी आदि स्थलों में लोहा नहीं मिलता, किंतु बाद के स्थलों से लोह उपकरण बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। इनमें भाले, कील, फलक, कुल्हाड़ी, कुदाल, दराती, चाकू, चिमटा आदि हैं। धातुमल से सूचित होता है कि लोहे की ढलाई का काम भी ज्ञात था। अतरंजी खेड़ा से मिले कुछ पात्र खंडों पर कपास से बने वस्त्रों की छाप मिलती है। भगवानपुरा से पक्की ईंटों के प्रयोग के प्रमाण हैं। इस प्रकार चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति अत्यंत विकसित ग्रामीण जीवन का संकेत करती है, जिसकी पृष्ठभूमि पर बुद्ध काल में द्वितीय नगरीकरण का उत्कर्ष हुआ। आगे चित्रित धूसर मृतभांड के उत्खनित स्थलों में मात्र हस्तिनापुर के उत्खनन का विवरण ही सही ढंग से प्रकाशित किया गया है। अतः इस पात्र परंपरा का तिथि क्रम निर्धारित करने में इससे सहायता मिलती है। हस्तिनापुर का उत्खनन बीबी लाल ने करवाया था। यहाँ द्वितीय स्तर से ये मृतभांड मिलते हैं। पहले स्तर की संस्कृति गैरिक, तीसरे स्तर की उत्तरी काली चमकीली
NBP तथा चौथे स्तर की उत्तर NBP संस्कृति है। उत्तरी काली चमकीली भांड परंपरा की तिथि सामान्यतः ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मानी जाती है। अतः चित्रित धूसर एवं उत्तरी काली चमकीली मृत भांड परंपराओं में लगभग 200 वर्षों का अंतर अनुमानित कर बीबी लाल पहली चित्रित धूसर संस्कृति की तिथि ईसा पूर्व 800 निर्धारित करते हैं। इस संस्कृति के स्तरों का जमाव औसतन 1.50 यानी 1.5 से 1.20 मीटर तक मिलता है, 1.20 मीटर तक मिलता है। इसके लिए 300 वर्षों के समय का अनुमान लगाकर लाल महोदय ने चित्रित धूसर संस्कृति के प्रारंभ की तिथि ईसा पूर्व 1100 यानी 800 + 300 निर्धारित किया है। हस्तिनापुर में इस संस्कृति का अंत गंगा में भीषण बाढ़ के आ जाने के कारण हुआ। इस निष्कर्ष के समर्थन में पुराणों के उस कथन का सहारा लिया गया है जिसके अनुसार हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कुरुवंशी राजा निच्छु ने उसे त्याग कर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। निच्छु कौशाम्बी के शासक उदयन, जिसका समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी माना जाता है, के 18 पीढ़ियों पूर्व हुआ था। पाटीटर महाभारत युद्ध की तिथि ईसा पूर्व 950 निर्धारित करते हैं। बीबी लाल उदयन ने निच्छु तक शासन करने वाले 18 राजाओं में प्रत्येक का शासनकाल औसतन 18 वर्ष मानते हुए हस्तिनापुर की बाढ़ की तिथि ईसा पूर्व 800 के लगभग मानते हैं। इस प्रकार चित्रित धूसर पात्र परंपरा की तिथि ईसा पूर्व 1100 से 800 निर्धारित की जा सकती है। यही तिथि कौशाम्बी से प्राप्त चित्रित धूसर भांडों की भी है। यहाँ उत्तरी काली चमकीली परंपरा का प्रारंभ ईसा पूर्व 600 माना गया है। इसकी पूर्ववर्ती चित्रित धूसर परंपरा है अतरंजी खेड़ा में उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा का प्रारंभ काल ईसा पूर्व 600 माना गया है, जिसके ठीक पहले ही पात्र परंपरा चित्रित धूसर है। इसका जमाव 2 मीटर के लगभग है तथा इसके 5 स्तर दिखाई देते हैं। अतः इसका प्रारंभ काल ईसा पूर्व 1100 माना गया है। आगे है हाल ही में भगवानपुरा हरियाणा, दधेरी जालंधर पंजाब तथा मांडा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जगपति जोशी द्वारा उत्खनन करवाए जाने से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के तिथि क्रम पर नया प्रकाश पड़ता है। यहाँ परवर्ती हड़प्पा तथा चित्रित धूसर संस्कृतियों के बीच अतिव्याप्ति के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरे शब्दों में इससे सूचित होता है कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति की अवधि में ही चित्रित धूसर संस्कृति का उत्कर्ष हो गया था। अब या तो यह माना जाए कि हड़प्पा संस्कृति ईसा पूर्व 1100 जो चित्रित धूसर के प्रारंभ की तिथि मानी जाती है तक बनी रही, या फिर चित्रित धूसर परंपरा का प्रारंभ ईसा पूर्व 1700 या 1500 जिसे हड़प्पा संस्कृति के अंत की तिथि माना गया है में हो चुका था। भगवानपुरा के तीनों स्तरों में लोहे के उपयोग के साक्ष्य नहीं मिलते। इस आधार पर ऐसा समझा जाता है कि पहले इस संस्कृति के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे, किंतु बाद में परिचित हो गए। आगे इस संदर्भ में कुछ पुरास्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियां भी उल्लेखनीय हैं। अतरंजी खेड़ा की तिथियां 1025 710 तथा 535 ईसा पूर्व, 9 की 821 तथा 604 ईसा पूर्व प्राप्त हुई है। भारत के बाहर यूनान, थीसली तथा सापटेप ईरान से इस पात्र परंपरा की प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियां 2000 ईसा पूर्व की मिलती हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा की निश्चित तिथि निर्धारित करना कठिन है। एक बात जो स्पष्टतः दिखाई देती है वह यह है कि ये पात्र हड़प्पा संस्कृति के
पतन तथा द्वितीय नगरीकरण ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रारंभ के बीच की अवधि से ही संबंधित है। अतः इन्हें ईसा पूर्व 1500 से 600 के मध्य की अवधि में रखा जाना निरापद प्रतीत होता है। क्या होता है? निरापद प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देख लेते हैं। जहाँ तक चित्रधूसर मृतभांड परंपरा के उद्भव का प्रश्न है, इस संबंध में भी कई मत प्रतिपादित किए गए हैं। बीबी लाल इसे आर्यों से संबंध करते हैं। इन्हें हसदौती घाटी से लेकर ऊपरी गंगा घाटी तक हड़प्पा संस्कृति के पश्चात इसी संस्कृति के साक्ष्य मिले। इस समय तक विद्वानों को मात्र 2 ही पात्र परंपराओं के विषय में ज्ञान था। ठीक है, आगे पहला था हड़प्पा की पात्र परंपरा, दूसरा उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरी ओर ईरान, यूनान तथा अफगानिस्तान के कुछ पुरास्थलों से इसी प्रकार के पात्र खंड प्राप्त हुए। इस आधार पर डॉक्टर बीबी लाल ने भारतीय चित्रित धूसर पात्र परंपरा के निर्माताओं को विदेशी मानने का मत प्रस्तावित किया, किंतु कालांतर में मध्य देश के विविध पुरास्थलों से इस परंपरा के पात्रों को खोज निकाला गया, जिससे इस पात्र परंपरा के देशी होने की संभावना प्रबल हुई। पुनश्च भारतीय तथा विदेशी पात्रों में समानता भी नहीं दिखाई देती। यह स्पष्ट होता है कि चित्रित धूसर मृतभांडों का प्रचलन प्रधानतः गंगा सतलज नदियों के बीच के क्षेत्र में था, जिसे प्राचीन साहित्य में मध्य देश कहा गया है। हस्तिनापुर, अहिछत्र, मथुरा, काम्पिल्य, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र आदि महाभारतकालीन स्थलों के उत्खनन में निचले स्तर से ये पात्र मिलते हैं। हस्तिनापुर से घोड़े की हड्डियां चित्रित धूसर मृतभांड वाले स्तर से ही प्राप्त होती हैं। इस आधार पर भी इस पात्र परंपरा का आर्यों से संबंधित होने की बात की पुष्टि हो जाती है। आगे कुछ विद्वान भाषा संबंधित साक्ष्यों के आधार पर यह प्रस्तावित करते हैं कि चित्रित धूसर परंपरा का संबंध उत्तर वैदिक आर्यों से था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ ईसा पूर्व 1000 से 600 की अवधि में उत्तरी गंगा के मैदान में लिखे गए हैं। इसी भाग से सर्वाधिक चित्रित धूसर मृतभांड स्थल प्राप्त हुए हैं। यही सर्वप्रथम बस्तियां बसी थी। आगे ऊपरी गंगा घाटी का क्षेत्र ही मध्य देश था, जिसकी प्रशंसा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ साथ उपनिषद ग्रंथों में भी की गई है। यह भी दृष्टव्य है कि ऋग्वैदिक आर्यों को ऊपरी गंगा घाटी अथवा मध्य देश के विषय में बहुत कम ज्ञात था। यही कारण है कि इस भूभाग की प्रसिद्ध नदियों गंगा तथा यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में क्रमशः 1 तथा 2 बार ही मिलता है। इसके विपरीत उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में इनका स्पष्ट एवं व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार चित्रित धूसर पात्र परंपरा उत्तर वैदिक काल की प्रतीत होती हैं। पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता के तत्काल बाद हो गया, जबकि शेष भागों में यह बाद में प्रचलित हुई। हड़प्पा सभ्यता के साथ इसका संबंध निर्धारित करने के लिए अभी और प्रमाण अपेक्षित है। ठीक है, आगे दोस्तों है हमारा कृष्ण लोहित मृतभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को हम एकदम लंबा नहीं करना चाहते हैं, कम पढ़िए दोस्तों, सॉलिड पढ़िए, 2 से 4 बार इसको पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में अगर पर डे पढ़ते जा रहे हैं तो आपको रिवीजन हो जाए। और दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग संडे को टाइम निकाल कर 1 वीक में जितना भी पढ़ाई हुआ रहता है मेरे थ्रू, जितना भी अपलोड किया जा चुका होता है वीडियो, उसको आप लोग देखने की बार बार कोशिश करिए दोस्तों। डाउनलोड मत करिए प्लीज़, आपसे अनुरोध है। अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा मूर्खता है, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके वो यूट्यूब में पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, वो मेरे को पता है। लेकिन अगर आप लोग उसको डाउनलोड ना करके रोज़ देखने के लिए प्रेरित होंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। आप लोग को थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको उसका क्या लाभ होगा वो आपको भविष्य में पता चलेगा। ठीक है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए आप लोग,
ताकि आप लोग इससे मोटिवेट होते रहिए और पढ़ाई के लिए आप लोग तत्पर रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, दिल से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। हालांकि दोस्तों स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए, जो कि मैं रोज़ करता हूँ और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।